बच्चों, आपने अक्सर ये सुना होगा अपने पेरेंट्स को बात करते हुए कि यार ये आईआईटी का एग्ज़ाम तो बड़ा टफ है। वो शर्मा जी का लड़का पिछले 2 साल से कोचिंग कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो स्कूल में पढ़ने में तो बहुत तेज़ था वो। आपने ये भी सुना होगा कई बार कि आपके स्कूल में कोई सीनियर पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका आईआईटी में तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, जबकि वो तो थ्रू आउट स्कॉलर रहे हैं, वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आते रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपने धारणाएं सुनी होंगी या कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भैया आईआईटी का एग्ज़ाम तो बड़ा टफ है, इसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब ठीक है सब है। अब क्या सच में ऐसा है? बच्चों, हकीकत तो ये है कि इस आईआईटी जेईई एग्ज़ाम को लगभग 10 लाख बच्चे मतलब हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं, मोटा मोटा तो आप मान लें, और इसमें से लगभग 10,000 का सिलेक्शन होता है जो फाइनली आईआईटी में सीट अवेल कर पाते हैं, उन्हें सीट मिलती है। तो क्या इसका क्या मतलब है? क्या वो बाकी जितने बच्चे थे 10,000 को छोड़ दिया जाए तो क्या सारे ही ऐसे थे, मतलब आईआईटी लायक नहीं थे क्या? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। हाँ, ये सच है बच्चा कि उसमें से लगभग 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका कोई एम नहीं होगा, जो बस ऐसे घूमने चले गए होंगे, टाइम पास के लिए गए होंगे, उनके फादर के पास या उनके पेरेंट्स के पास पैसे रहे होंगे, उन्होंने भेज दिया होगा, या हो सकता है कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया हो कि चलते हैं, घर से दूर रहेंगे, थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, तो 20% मान लेते हैं। बट वो 80% स्टूडेंट्स ऐसे नहीं थे। वो उनका ड्रीम था कि उन्हें आईआईटी क्रैक करना, उन्हें आईआईटी में एडमिशन लेना, उनका ड्रीम था, और उसी ड्रीम को लेकर वो वहाँ जाते हैं, तैयारी करते हैं, और उसी ड्रीम को लेकर वो अपने घर से निकलते हैं और वो तैयारी करते हैं। ठीक है, बट सिलेक्शन केवल 10,000 का ही होता है, बाकी के साथ क्या सच में वो कैपेबल नहीं थे? बस इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आज के सेशन को मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली आपके लिए, और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या डिसाइड करना चाह रहे हैं कि भैया हमें अपने बच्चे का एक कैरियर प्रोग्रेशन लाना है, एक कैरियर को डिसाइड करना है कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाएं और कब ले जाएं और कैसे ले जाएं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बच्चा तो हम ये समझते हैं उन पॉइंट्स को कि ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर ऐसा ना हो हमारे साथ, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या है, तो दो मेजर फैक्टर है हमारी लाइफ में, डिले टू डिसाइड टारगेट। सबसे पहला जो रीजन आता है वो ये कि हम टारगेट को डिसाइड ही बहुत देर से करते हैं, और फिर कई बार तो इतना होता है, इतनी देर हो चुकी होती है कि हम कुछ भी कर लें, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आईआईटी जेईई प्रिपरेशन की बात अगर मैं करूं, तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक बच्चा है जिसने 9th से ही स्टार्ट कर दिया, स्टूडेंट नंबर 1 है जिसने 9th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और एक दूसरा बच्चा है जिसने 12th में जाके ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। गैप समझिएगा आप, इन दोनों के बीच अगर मैं ईयर का गैप लूं तो लगभग 3 ईयर का गैप है इन दोनों के बीच। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिस बच्चे ने 9th में डिसाइड किया है कि हाँ उसे आईआईटी जेईई क्रैक करना है, तो उसके ब्रेन में ये फीड हो चुका है कि भैया हमें आईआईटी में जाना है, तो उसका जो स्टडी पैटर्न होगा, स्टडी स्ट्रेटजी होगी, वो उसके आईआईटी जेईई एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो भी टॉपिक पढ़ेगा, जो भी उसका सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी फॉर्मूलेज होंगे, वो एक नोट्स बना रहा होगा, उनको एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहा होगा, उन्हें डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर रहा होगा, उसको जो अदर रिसोर्सेज मिल रहे होंगे वहां पे भी वो अप्लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो पढ़ रहा है, अलग से कुछ नहीं पढ़ रहा है, उसके स्कूल का जो सिलेबस है उस सिलेबस में ही जो टॉपिक्स गिवन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर मैं ले लूं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स वो पढ़ता है उन टॉपिक्स को वो कलेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ उन्हें अप्लाई भी कर रहा है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट बुक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन ही उसे ट्रेन कर रहा है, उसे ब्रेन ही बार बार उससे कहता है कि देख तेरे को तो आईआईटी में जाना है, देख तेरे को तो आईआईटी में जाना है। तो वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, अप्लाई करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, अप्लाई करता है। वहीं जो 12th का बच्चा है, जो 12th में जिसने डिसाइड किया कि भैया अब मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो दोनों में देखिए दिक्कत क्या आती है। एक तो ये 3 साल का जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए
ये 12th वाला बच्चा पहले तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने कहीं 9th या 10th में कभी पढ़े होंगे, तो वो ऑलरेडी उनको भूल चुका होता है या धुंधला धुंधला सा उसे याद रहता है। तो पहले तो उसे वहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद उसका करंट का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को भी उसको पढ़ना है। साथ ही साथ वो इस स्टेज पे आ चुका है कि अब उसे IIT जेईई का एग्जाम भी देना है, तो उस IIT जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनका भी प्रेशर होता है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं प्रेशर की बात करूं बच्चा, तो इधर से पीछे से ये 3 ईयर का प्रेशर आएगा इसके ऊपर कि 3 ईयर्स में जो हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसने पिछले 3 साल में इसके माइंड में केवल एक ही चीज चल रही थी कि मुझे अपने स्कूल का सिलेबस पढ़ना है और स्कूल में जो एग्जाम होने वाले हैं या बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले उन्हें देना है और उसमें हमें पास करना है या हमें उसमें टॉप करना है। बस इसके ब्रेन में यही चल रहा था। तो इसका जो स्टडी हैबिट है, जो स्टडी पैटर्न बना इसके माइंड में, वो इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग बना जो इसका स्कूल का एग्जाम है। इसने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को तो अपने माइंड में कभी रखा ही नहीं। तो इस 3 साल का इसका एक तो बैकलॉग पीछे से क्रिएट हो गया। अब इसका करंट का जो इसका सिलेबस है वो चल रहा था इसका। साथ ही साथ IIT जेईई में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन क्वेश्चंस को भी ये सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके पास एट अ टाइम 3 प्रेशर्स क्रिएट हो रहे होते हैं और ये अपने में बड़े बड़े प्रेशर होते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इटसेल्फ अपने में एक बड़ा प्रेशर होता है जिसे हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। तो कितने प्रेशर लेके बच्चा चल रहा है, आपको क्या लगता है? बस यही वो 80% बच्चे होते हैं जिनके साथ वहाँ पर ये होता है कि वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, अपने स्कूल अपने जिले के वो टॉपर भी होते हैं, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप जिस भी स्टेज में हो, जिधर भी हो, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन को। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप 9th में गए और जाते ही आपने IIT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ना ना, ऐसा नहीं करना बच्चा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपके जो स्कूल का जो सिलेबस है, स्पेशली मैं CBSE बोर्ड की बात करूं, तो बस आपको उसी बोर्ड या उसी स्कूल के जो सिलेबस में आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर मैं बात करूं, या आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स उससे रिलेवेंट हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनको नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और अपने ब्रेन को ये हमेशा एक फीड देते रहिए कि भैया देख, हमें तो इस वाले एग्जाम को, हमें तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है, हमें तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है। बाकी आपका ब्रेन खुद ही इतना स्मार्ट है कि वो चीजों को आपसे करवा लेगा, ठीक है ना। लेकिन डिसाइड करना आपका काम है, ठीक है, और उसे फिर इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दीजिए अपने स्कूल के सिलेबस में। बस इतना सा करना, बहुत अलग से कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? तो हमें डिसाइड जल्दी से कर लेना है ना, जितनी जल्दी। अब मान लीजिए कि गलती हो गई आपसे, आपने 9th में ना डिसाइड किया, आप मान लीजिए आज की डेट में 10th में आ गए, 9th का एग्जाम हो गया, आप 10th में आ गए, नो प्रॉब्लम, आप 10th में हैं, कोई बात नहीं। 10th के साथ ही साथ आपको क्या करना है, बस आपके जो 9th का जो सिलेबस है उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली मैं, तो आप वहां पे जाइए, उन प्रीवियस आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उनको उठाइए, उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन फॉर्मूले हैं, उनका एक नोट बना लीजिए और इसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बस इतना करना है आपको। अब मान लिया कि आप 10th भी पास हो गए, आपका बोर्ड हो गया, आप 10th पास हो गए, आप 11th में आ चुके हैं, अब आज में 11th में है आप, तब आप क्या करें? कोई बात नहीं, वही आपको भी करना है, बट क्या करना है, 9th एंड 10th दोनों के लिए आपको वो काम करने हैं। 9th एंड 10th दोनों के सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बुक्स को उठाइए, उसमें से मेन टॉपिक, कॉन्सेप्ट, उन सबको नोट करते जाइए, एक नोटबुक बना लीजिए और बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उन कॉन्सेप्ट को, उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए आप 12th में आ गए हैं, तो तब क्या IIT का प्रिपरेशन छोड़ देनी है आपको? ना ना, बिल्कुल नहीं भैया, आप कुछ भी नहीं छोड़ना है, हम सब कुछ छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं। बस बच्चा आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन मत स्टार्ट करिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने 9th 10th के जो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना, स्पेशली मैथ और साइंस की बात कर लूं अगर मैं, तो उनको जाके पहले रिवाइज कर लीजिए। और हार्डली आपको मैं बता रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन लगेंगे उसको रिवाइज करने में। उनका एक नोट बना लीजिए, अगेन उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं जो करंट में चल रही होती हैं, वो तो याद रहती हैं, लेकिन जो चीजें हमें कभी कभी यूज करनी होती हैं वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही 9th 10th के साथ होता है, वो टॉपिक्स कभी कभी यूज करने होते हैं और
छोटे छोटे, मतलब कहीं भी नाइन्थ में जो फॉर्मूला पढ़ा था हो सकता है डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करना हो, नाइन्थ में आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा था हो सकता है उस स्टेटमेंट में बेस्ड कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्टली आपको केवल वो स्टेटमेंट वहां पे अप्लाई करना हो। तो ये छोटे छोटे चीजें आपको यूज करनी होती हैं। तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि चूंकि ये आपके डेली प्रैक्टिस में नहीं है तो आप भूल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या आपको, इनको आपको नोट्स बना के टाइम टू टाइम इन्हें रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब अगर डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट आता है बच्चा हमारी स्टडी हैबिट, और हमारी स्टडी हैबिट हमारे स्टडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है। अब समझते हैं इसको। जो हमारा स्कूल का जो पैटर्न डिजाइंड है वो कुछ ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हमें पढ़ाया तो जाता है लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता। समझिएगा इसको मैं क्या कहने जा रहा हूं, हमें पढ़ाया तो जाता है मगर हमें सिखाया नहीं जाता। एक एग्जांपल लेता हूं इसका। एक स्टोरी आपकी क्लास में, आपको एक स्टोरी सुनाई गई और इस स्टोरी में आपसे ये पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा, तो आप बता देंगे मैंने ये पढ़ा, एक राजा था, 2 लड़के थे, फलाना फलाना फलाना, ये वो सब बता ले जाएंगे आप। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए आपने सीखा क्या, तो 90% बच्चे रेस से बाहर हो जाते हैं। केवल 10% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो ये बता पाते हैं कि हाँ हमने क्या सीखा इस स्टोरी से। तो हमारा जो स्कूल में जो डिजाइन सिलेबस होता है ना वो कुछ ऐसा ही होता है। तो हमारे जो स्कूल का सिलेबस होता है बच्चा, उसमें हमें जो बताया जाता है वो वैसे ही होता है कि हाँ हमने क्या पढ़ा है, यानी हमने जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हम जाके एग्जाम दे आते हैं और हम टॉप कर जाते हैं। ठीक है ना। बट जब वहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो वहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं। वहां पर हमसे वो पूछता है हमने क्या सीखा। ठीक है ना, व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, ये नहीं पूछता व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, हमने उससे सीखा क्या है वो बस ये पूछना चाहता है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में। तो हमें क्या करना है बच्चा, चूंकि हम जब अपने स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें एक फिक्स टॉपिक होता है, उस टॉपिक्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम पे बेस्ड हम उसकी सोल्यूशन दे जाते हैं और हम एग्जाम में पास हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा टॉपिक आता है, ठीक है ना, सेकंड टॉपिक आता है, उसमें थर्ड टॉपिक आता है, उसमें भी सेम चीजें होती हैं और हम एग्जाम में जाते हैं, उसका आंसर देते हैं, हम पास हो जाते हैं, हम टॉप कर जाते हैं अपने। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है बच्चा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बताया ना वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपने सीखा क्या है ना, व्हाट यू हैव लर्न। तो उसमें होता क्या है कि एक प्रॉब्लम आती है, समझिएगा इसको, मैं जो बड़े ध्यान से समझिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है टॉपिक 1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ सकता है, साथ ही साथ टॉपिक 2 का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ सकता है, साथ ही साथ टॉपिक 3 का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, मतलब एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 3 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ सकता है। तो वहां पर आप, अगर आपने स्टडी हैबिट नहीं चेंज की है, सिर्फ रट लिया है, जाके एग्जाम दे आए हैं, तो आप इस एग्जाम में 99% तक ही फेल हो जाएंगे। कई बार आपने देखा भी होगा वो बच्चे जो अपने स्कूल में टॉपर होते हैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, वहीं वो बच्चा जो एवरेज होता है, बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं लाता है लेकिन वो एग्जाम क्रैक कर लेता है पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही। इसकी वजह यह है कि उसने जो आपका स्कूल का जो पैटर्न है या स्कूल का जो सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा उसने फोकस नहीं किया है, उसने लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया है, उसने चीजों को पढ़ा तो कम है इसीलिए उसके स्कूल एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, लेकिन उसने जितना पढ़ा है उसमें सीखा उसने बहुत ज्यादा है, उसने लर्न बहुत अच्छे से किया है, इसलिए उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये आपके साथ भी, इसलिए अपनी स्टडी हैबिट को आप चेंज करिए। और ये चेंज तभी हो सकता है जब आप जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे, यानी आप अपने टारगेट को जितनी जल्दी डिसाइड करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 9th में जिस बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि उसे IIT JEE का एग्जाम देना है, उसने अपनी स्टडी हैबिट को अब चेंज करना शुरू कर दिया है। अब वो जो स्टडी करेगा वो लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज वो जो सीखेगा वो उसके एग्जाम में काम आने वाला है, आज वो जो पढ़ेगा वो उसके IIT JEE एग्जाम को क्रैक करने में उसके काम आएगा। इसलिए वो अब चीजों को सीखना शुरू कर देगा, केवल रटेगा नहीं, वो चीजों को सीखना भी शुरू कर देगा। सो आपको भी अपनी हैबिट को अब चेंज करना है। आप जिस भी क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में, आपको आज से ही अपनी हैबिट को चेंज करना है। आपको पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ साथ उसमें सीखना, उसमें क्या चीज समझ में आया आपको इसे कहां अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें भी वहां पे आपको सीखना होगा। ठीक है, तो पहला हमें टारगेट जल्दी से डिसाइड करना है, दूसरा अपनी स्टडी हैबिट को भी हमें करना होगा चेंज। चलिए अब नेक्स्ट आता है बच्चा, हमने सब कुछ तो कर लिया, बट फियर ऑफ फेलियर एंड एग्जामोफोबिया, ये सबसे खतरनाक टॉपिक है जिसकी वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फाइनल टाइम पे उनके दिमाग में ये आता है कि यार ये एग्जाम तो बड़ा टफ है,
ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। हमारे पड़ोस वाले भैया तो 24 घंटे पढ़ते थे, कभी बाहर दिखाई नहीं थे, तो उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने तो 3-3 साल की कोचिंग कर ली, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे स्कूल के जो सीनियर थे वो तो हमेशा क्लास में टॉप करते थे, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा कैसे होगा, मैं तो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। एक दूसरा, कई बार आपके पेरेंट्स आपको इतना डरा देते हैं कि यार एग्जाम इतना टफ है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये वो फलाना धमाका। कई बार आपके कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो आपसे जब जब मिलते हैं आपको हमेशा यही कहेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमें कभी पढ़ते हुए भी नहीं दिखते हो, तुम कैसे एग्जाम को क्रैक करोगे, ये टफ है, वो टफ है, फलाना, कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। उसके बाद जो रही सही कसर वो तो सोशल मीडिया निकाल देती है, इंटरनेट निकाल देता है ना। आए दिन आपने कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं न्यूज़, और आपको कभी ना कभी डराया ही जाता है। तो आपके अंदर इतना डर आ जाता है कि आप कैपेबल होने के बाद भी आप अपने पर बिलीव कम करके दूसरी चीज़ों पे या एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप बिलीव ज़्यादा करने लगते हैं। और यही वजह है कि आप अच्छे स्कॉलर होने के बाद भी या अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी या आप कैपेबल हैं उस चीज़ को करने के बाद भी आप शुरुआत ही नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो डर डर के करते हैं इस चीज़ों को। तो एक है ना कि डर के आगे जीत है, बच्चा डर के आगे जीत नहीं होती है। डर अगर है और डर के आगे फिर डर गए आप, तो आगे खाई ही मिलेगी आपको, है ना, फेल्योर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो डर के आगे डर नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना है, ठीक है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो डर आएगा भी, अगर हमारे आगे अगर डर आएगा भी तो भी हम वहां से पार पा लेंगे, हम निकल जाएंगे और उसके आगे हमें जीत ही मिलेगी, ठीक है बच्चा। तो डर के पीछे डरना नहीं है, मतलब हम अगर डर गए तो फिर डर गए और फिर डर गए तो फिर हम हार जाएंगे, ठीक है ना। हमें डरना है तो सतर्क हो जाना है, तब हम जीत जाएं। अपनी चीजों को लेके हम सतर्क हैं कि ठीक है भैया कुछ भी होगा तो हम संभाल लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो हमें सतर्क रहना है, डरना नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चा। एक नेक्स्ट जो फैक्टर आता है हमारे लिए, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बच्चा, उन सबकी लाइफ में ये रहता ही रहता है कि हम मिस्टेक करने से डरते हैं। क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे टीचर से, क्यों? क्योंकि टीचर बुरा मान जाएंगे, टीचर कहेंगे बच्चा कितना बेवकूफ़ है, इस डर से क्वेश्चन। और ये डर लगभग सभी स्टूडेंट में होता है, एट अ टाइम सभी के दिमाग में चल रहा होता है। हम किसी कोचिंग में हैं, वहाँ पे हम खुल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि पता नहीं कोचिंग में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि यार ये कितना बेवकूफ़ लड़का है, इसको ये भी नहीं पता है। अरे भैया, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन या उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया और उसकी वजह से आपका IIT JEE निकल रहा है, तो यार बाहर में जाए दुनिया, आपको क्या लेना देना कि आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अरे आपका एग्जाम निकलना चाहिए, बात खत्म यार। क्या मतलब है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। भले ही दुनिया में सबको समझ में आ रहा हो, आप अकेले एक बच्चे हो जिसको आपको ना समझ में आ रहा हो, तब भी आपको क्वेश्चन टीचर से पूछना है, वो कॉन्सेप्ट टीचर से डिस्कस करना है। अपने पड़ोस में कोई भैया हैं आपसे, कोई सीनियर हैं, उनसे डिस्कस करिए। आपकी स्कूल में कोई सीनियर, आप उनसे डिस्कस, किसी से भी डिस्कस करिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। ये आपका एम होना चाहिए। दुनिया कुछ भी समझे आपके बारे में, दुनिया तो समझ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछने से मत डरिए, पहला। दूसरा ये कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से मत डरिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमेशा बचते रहे हैं, हमेशा डरते रहे हैं। तो उस डर की वजह से क्या होता है कि जब इसी एग्जाम में वो बैठते हैं और वहां पर उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो कई बार क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी मिस्टेक की ही नहीं। तो वो मिस्टेक कम, देखिए आपके पास क्या है, मिस्टेक करनी। जैसे मान लीजिए, मैं मान लूं कि आपको 100 मिस्टेक की एक कैपेसिटी है कि 100 मिस्टेक्स आप करेंगे ही करेंगे, श्योर है, ठीक है ना। तो एक बच्चा है, मान लेता हूं कि एक बच्चे ने ये 100 मिस्टेक्स एग्जाम में जाने से पहले ही उसने ये 100 मिस्टेक कमिट कर ली, तो अब वो जब एग्जाम में बैठेगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं। तो अब एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टेक बची नहीं उसके पास करने के लिए। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया कि वो हमेशा मिस्टेक से बचता रहा, उसने मिस्टेक की ही नहीं। तो बच्चा जब वो एग्जाम हॉल में बैठेगा और एग्जाम करेगा, तो उस बच्चे के एग्जाम हॉल में मिस्टेक करने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और डेफिनेटली वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। बस वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा उसका। तो हमें मिस्टेक करने से बचना नहीं, हमें मैक्सिमम जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ें और उन कॉन्सेप्ट बेस जितनी प्रॉब्लम हो सकती हो हमें लगानी है, ठीक है ना। हमें बच्चे क्या करते हैं कि एक बुक पढ़ा, फिर दूसरी बुक उठा ला, तीसरी बुक ला, चौथी। हमें बुक्स चेंज नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट आप किसी एक ही बुक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। फिर वो आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या किसी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का जो सोर्स वो एक ही होना चाहिए कॉन्सेप्ट को। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सोर्सेज चेंज कर सकते हैं, सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी सोर्स यूज करिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बस एक ही सोर्स को हमेशा आप यूज करिए, ठीक है, बहुत अच्छा।
अब इतना कुछ आपने कर लिया तो एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आईआईटी है क्या। अगर कल को मान लो कि आप सुबह उठते हैं जैसे ही और आपको ये पता है कि भैया आपका तो सिलेक्शन आईआईटी में हो चुका है बिना एग्जाम दिए, तो आप क्या करेंगे आईआईटी में जाके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ आना चाहिए कि आईआईटी में होता क्या है आके, तो ये पता करिए, आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी में क्या होता है। ऑनलाइन पे बहुत सारे मटेरियल्स पड़े होंगे, आप उनको जाइए, है ना, आईआईटी क्या है वो सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद ये भी सर्च करिए कि आईआईटी करने के आईआईटी आपका एडमिशन हो गया, आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद का क्या, उसके बाद की लाइफ क्या होती है, उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करिए। इससे आपको मोटिवेशन मिले कि आखिर ऐसा होता क्या है वहां पे, आप उससे एक्साइटेड होंगे, आपको उसमें है ना एक स्पार्क टाइप का मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा हो कि यार ये बनना है इसलिए हमें ये करना है। कभी आप डिमोटिवेटेड होंगे तो भी आपको ये स्पार्क का काम करेगा और आपको हमेशा पुश करता रहेगा अपनी प्रिपरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है व्हाई आईआईटी जेईई, और कोई एग्जाम क्यों नहीं। देखो बच्चा क्या है ना, आईआईटी जेईई एग्जाम कोई सब कुछ नहीं है लाइफ में, बस ये एक पड़ाव है हमारी लाइफ का। जैसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं वैसे उसमें से एक पड़ाव आईआईटी जेईई भी है। एक स्टेज है ये, हम इस स्टेज को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं हम सारे स्टूडेंट्स मिलके, ठीक है ना। कुछ पहुंचते हैं, कुछ वहां से दूर हो जाते हैं, लेकिन दूर होने का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आप सर्च करिएगा, जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां पर वो खुद आईआईटी वाले बच्चों को हायर करते हैं फिर, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक मात्र हमारे लाइफ का एम होना चाहिए, ठीक है। एक एम है, एक टारगेट है, अचीव कर लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन किसी वजह से, मान लिए किसी भी वजह से नहीं अचीव कर पाए, कोई बात नहीं, हम इससे भी अच्छा अचीव करके दिखाएंगे। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, उधर निकल चलेंगे, उधर से भी कुछ करके आएंगे, ठीक है। तो एक मात्र ये नहीं है, लेकिन हाँ कोई स्पार्क हमारे पास होना चाहिए। हमें वो पता करके रखना है कि आखिर हमें आईआईटी जेईई क्यों करना है। अब वो हमें अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने सोसाइटी के लिए करना है, अपने कंट्री के लिए करना है, या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करना है, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए करना है, किसके लिए करना है, वो स्पार्क आप ढूंढिए। और स्पार्क वो अल्टीमेट स्पार्क होना चाहिए कि भैया फिर कोई आपको उस हिला ना सके, ठीक है ना। और जब कभी आप डिमोटिवेटेड होंगे, वही स्पार्क आपके काम आएगा, वही आपको पुश करेगा कि बच्चा ये आगे कर ले, नहीं तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। फिर वही स्पार्क आपके काम आएगा। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब इतना कुछ कर लिया आपने, तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं बच्चा अपने फाइनल, हम लोग अपने, कि हमें डिसाइड सब जल्दी कर लेना है। जिस भी स्टेज में हो, जिस भी क्लास में हो, हमें डिसाइड कर लेना। और ये उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठाना या चाहते हैं कि वो क्रैक कर पाए, तो उन्हें भी इस चीज को ध्यान रखना है कि उन्हें जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्टडी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप अगर नहीं चेंज करेंगे तो आप कितने भी बड़े स्कॉलर हो, हमेशा आपको एक फ्रस्ट्रेशन ही झेलने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फियर, अपने अंदर से डर को निकालना है। डर के आगे जीत तभी होगी जब आप सतर्क रहना सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमें डरना नहीं, हमें सतर्क रहना है, ठीक है। फियर, हमें मिस्टेक करने से डरना नहीं है। प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़िए, लेकिन उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम्स लगाइए, ठीक है। यही अल्टीमेट फॉर्मूला आपका होना चाहिए। उसके बाद तो आपको पता ही है कि हमें आईआईटी जेईई के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इतना कुछ हो गया है तो फिर क्या, स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के तो कुछ नहीं होगा। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी ही नहीं है, तो फिर सब कुछ फेल हो जाएगा। हमारे पास कितनी भी बड़ी सेना हो, हम कितने भी बड़े भी तीरंदाज क्यों ना हो, अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, सही टाइम पे सही जगह हमने अगर हिट नहीं किया है, तो सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अच्छी स्ट्रेटेजी को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो कमेंट से बॉक्स में डालिएगा, और मैं भी आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी में से ये एक हो सकती है, हो सकता है आपके पास कुछ इससे भी अच्छी अगर स्ट्रेटजी हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा। फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इस आईआईटी जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।